एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में हम लोग आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। इसके अलावा कोई भी ट्रेंडिंग या बर्निंग टॉपिक्स जो होते हैं उनका हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी डालते हैं। अभी तक मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिक्योरिटी कैटेगरी, जिसमें आपके XYZ केशवानंदा भारती केस जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स या बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो कृपया उन वीडियोस को देखें और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक करें। चलिए बढ़ते हम अपने आज की न्यूज की तरफ। आज 12 सितंबर को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज जो नेशनल न्यूज है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टारगेट एग्जाम्स की बात की जाए तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और इन सब के अलावा ऐसे जो एग्जाम जिसमें आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। हमारी पहली न्यूज है, मार्कशीट शुड नॉट बी प्रेशर शीट और प्रेस्टीज शीट। अभी डे टू डे मतलब आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है NEP, उसके बेसिस पे कोई ना कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और उसी से रिलेटेड न्यूज आते हैं जो हमारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। वहां पे उन्होंने बताया कि जो पहले के एजुकेशन सिस्टम है या जो अभी तक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले तक, वो सारे मार्क्स ड्रिवन है। यानी कि यहाँ पे लर्निंग और स्किल्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो मार्क्स को दी जाती है, ना कि लर्निंग को। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है NEP का, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है हमारी फॉर्मर एजुकेशन पॉलिसीज का। और इन्हीं ड्रॉबैक्स को यहाँ पे खत्म करना चाह रही है NEP, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि इंडिपेंडेंस से बाद से ये थर्ड हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं कि बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लर्निंग करे, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए कि उसकी मार्कशीट कैसी है, उसको A+ मिल रहा है, वो इस पे ध्यान दे। इसके बजाय वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में ध्यान दे कि उसकी स्किल्स जो इम्प्रूव हो रही है वो आगे उसके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें एक और चीज NEP में आई है कि क्लास 5th तक जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करेगा, जिसका काफी सारे लोगों ने अपोज किया है और ज्यादातर उन लोगों ने जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा या फिर इंग्लिश ज्यादा चलती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में बच्चे अपने मदर टंग में ही पढ़ाई करते हैं और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को अपनी मदर टंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें मदर टंग में पढ़ाई नहीं करते हैं तो पहले वो कुछ सीखते हैं तो उसे पहले मदर टंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे समझते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत हार्ड प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से अगर वो 1 से लेकर के 5th क्लास तक अगर वो अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, अपनी मातृभाषा में, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मोदी जी ने ये भी कहा कि हम अगर जापान, एस्टोनिया और फिनलैंड को देखें तो पीसा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, पीसा में वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं और मदर टंग जो होता है बच्चों को जल्दी सीखने में बहुत हेल्प करता है। अब अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के एक सर्वे की बात करें तो उसमें बताया गया है कि 50% ऑफ चिल्ड्रेन नर्सरी और KG में who spoke one of 13 रीजनल लैंग्वेज, जो अपने घर में 13 रीजनल लैंग्वेज में से कोई भी मतलब एक लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं। यानी नर्सरी और KG से ही 50% ऑफ चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट रखा गया वो बताया गया कि ये जो जर्नी है वो लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की तरफ है। यानी पढ़ो ऐसा जो समझ आए, जो आपके काम का हो, ना कि ऐसा पढ़ो जो सिर्फ आपके मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करे। और ये पॉसिबल हो सकता है NEP में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के द्वारा। तो यहाँ पे कहा गया उनके द्वारा एक स्कूल एजुकेशन का मंत्रा होना चाहिए, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एक्सेल। बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके, अगर आप ऐसे आता है आपका इसके ऊपर, जो कि फॉर श्योर एग्जाम्स में पूछा जाएगा, वहां पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन का मंत्रा या जो मोटो है वो होना चाहिए एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एक्सेल। चलिए आगे देखते हैं।
आगे मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक वर्ड आया था पीसा, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान, एस्टोनिया जैसी कंट्री जो है वो पीसा में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। तो पीसा की हम बात करें तो पीसा का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसा। ये OECD के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 36 मेंबर कंट्रीज हैं। इस पीसा असेसमेंट जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में एक्चुअली 15 ईयर ओल्ड के बच्चे जो होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज देखी जाती है रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी में। हर 3 साल में एक बार ये टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। इसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी के अलावा एक ऑप्शनल सेक्शन भी होता है जिसमें इनोवेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के अलावा आपको इनोवेटिव सब्जेक्ट्स जो थोड़ा अलग है, जिसमें आपको थोड़ा स्किल्स का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जा सके। और 15 ईयर की आप एज देखेंगे तो यहाँ तक ऑलमोस्ट बच्चों की एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन होती है, वो ऑलमोस्ट पीक पर आ चुकी होती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है उनके असेसमेंट देखने का कि उनका जो पीक है उस टाइम पे उनकी नॉलेज कितनी है उनके पास, जो सिर्फ स्कूल लेवल तक मेंटेन है या फिर उन्होंने कुछ लर्न किया है या सिर्फ रीड ही करते रह गए। अब यहाँ पे हम देखें तो पहली बार ये 2000 में कंडक्ट हुआ था और अब ये 2021 में होगा, जिसमें हमारे इंडिया से चंडीगढ़ के बच्चे, चंडीगढ़ का एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां के बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ही बच्चे या पूरे इंडिया में जितने स्कूल्स हैं तो वहां से असेसमेंट करके हमारी तरफ से एक पर्टिकुलर स्कूल चूज किया जाता है जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले 2000 में पहली बार ये कंडक्ट हुआ था और तब से लेकर के अब तक एक ही बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 2009 में, क्योंकि क्या हुआ था कि उसमें 74 देशों में से हमारा जो रैंक था वो 72 था। तो यहाँ पे उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने फिर, आपको पता ही, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत मतलब कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कुछ असेसमेंट ही नहीं किया गया, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली उन्हीं के ऊपर ब्लेम कर दिया और वहां से उन्होंने पीसा को बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अब वापस ये मीटिंग्स हुई और हमारे इंडिया ने डिसाइड किया कि 2021 में जो पीसा होगा उसमें हमारा इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है एक सोशल एक्टिविस्ट के बारे में। हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट जो है आर्य समाज के लीडर थे स्वामी अग्निवेश, जिनका देहांत हो गया। अब ये न्यूज में इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आता है आर्य समाज। तो हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज क्या होता है। फ्राइडे को उनकी डेथ हुई। और दूसरी चीज जो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वो बॉन्डेड लेबर्स यानी बंधक मजदूर जो होते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया। तो ये भी एग्जाम पॉइंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से समाज के लीडर थे, यानी उन्होंने किस जगह पे, किस फील्ड में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। तो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये आर्य समाज के फॉलोअर थे, बट इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया, ये सबसे ज्यादा न्यूज में आए, वो आए फ्री बॉन्डेड लेबर्स के लिए, कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, सॉरी, बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर के जहाँ पे बच्चों से या फिर लेबरर्स से जबरदस्ती काम कराया जाता है, उन्हें अंडरवेज दिया जाता है, वहां पे जाकर के उन लोगों ने इन सबको छुड़ाया है, बकायदा पुलिस कंप्लेंट फाइल किया और उनके कंक्लूजन तक उस केसेस को पहुंचाया है। 1981 में इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था और इन्होंने बहुत सारे चेक्स और सरप्राइज चेक्स और रेड्स किए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर, जहां से इन्होंने लेबरर्स को फ्री कराया, स्पेशली जो बच्चे, जो पहले आपको पता है कि बच्चों को मजदूरी कराई जाती थी, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, और इसी के लिए उनको राइट लाइवलीहुड का अवार्ड भी दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको राइट लाइवलीहुड का अवार्ड भी दिया गया जिसको अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। 2004 में इनको ये अवार्ड मिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। और 2004 में स्वामी अग्निवेश जी जो आर्य समाज के लीडर थे उनको 2004 में ये अवार्ड दिया गया। अब हम थोड़ा आर्य समाज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रखा है, ये आर्य समाज का लोगो, उनका मोटो है मेक द वर्ल्ड नोबल। ये इनका फॉर्मेशन हुआ था 10 अप्रैल 1875 को, यानी 145 ईयर्स अगो। इनके जो फाउंडर है वो है दयानंद सरस्वती और ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है
इनका पर्पस है एजुकेशनल, रिलीजियस स्टडीज, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इनकी हिंदी है। तो मैं आपको बता चुकी कि 1875 में इसका गठन हुआ। दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने इनका गठन किया, फाउंडर थे इनके। ये एक मोनोथिस्टिक यानी कि जो एक ही मतलब भगवान पे विश्वास करते, कि उनके लिए एक ही भगवान है। तो ये उनका एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। कहीं कहीं इस रिफॉर्म को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी कहा गया है। तो ये सिर्फ वेदास को मानते थे, वेदास की अथॉरिटी, इनफेलिएबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इनफेलिएबल का मतलब था अचूक, मतलब इनके अकॉर्डिंगली वेदास के अलावा और कोई भी चीज सही नहीं है। तो ये जो स्वामी अग्निवेश जी थे, ये खुद एक ब्राह्मण थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये आर्य समाज को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इनका आर्य समाज का मानना होता है कि वेदास ही सब कुछ है, वेदास में जो भी लिखा गया है वही सच है, बाकी कुछ भी सच नहीं है। तो इसी पथ पर इन लोगों ने अपने काम किए थे। तो ये आर्य समाज के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल ओपन किया गया, एक लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि वहां के लोगों का ट्रस्ट, भरोसा जीता जा सके। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट है गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने एक नया ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल लॉन्च किया, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का जो ग्रीवांस मैकेनिज्म है उससे लिंक्ड है। तो ये पहला मतलब आप कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी है जिनका लिंक्ड है, फर्स्ट ड्यूटी दैट विल बी लिंक्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। ये जम्मू अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च किया गया, पायलट बेसिस यानी कि अभी ट्रायल बेसिस पे इसे लॉन्च किया गया है जम्मू, श्रीनगर और रीसी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी 3 जगहों पर अभी इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली यहाँ पे लोग अपनी शिकायतें मतलब ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, उनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और जम्मू एंड कश्मीर में किया गया ताकि वहां के लोगों का भरोसा जीता जा सके, क्योंकि वहां की सिचुएशन अभी जब से आपको पता है आर्टिकल वो रिवोक किया गया है, मतलब वापस लिया गया है, स्पेशल स्टेटस जब से हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तब से वहां पे लोगों का भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो उनका कहना था कि हमेशा से जो जम्मू एंड कश्मीर है गलत वजहों की वजह से न्यूज में रहा है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ अच्छे कदम लेने चाहिए ताकि यहाँ पे कुछ अच्छा भी हो सके। तो एक गुड गवर्नेंस सिस्टम का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कॉमन सिटीजन एक सिंपैथेटिक, कर्टियस और रिस्पॉन्सिव सिस्टम चाहता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पहली यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक किया जाएगा ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल को। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज में है कि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स की जो टाइमलाइन थी इसको रिवाइज किया है, यानी जो कुछ रूल्स थे उनको रिवाइज किया गया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनका जो भी क्रिमिनल केसेस है या जो भी क्रिमिनल जैसी एंटीसीडेंट्स हैं नॉमिनीज की, उनको उनकी डिटेल्स खुद पब्लिश करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? within 4 days of last date for withdrawal of nomination till 2 days before polling। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि पॉलिटिकल पार्टी जब भी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी तो उनके खिलाफ कोई भी केसेस जो चल रहे हैं या कोई भी केसेस हैं, वो कैंडिडेट को पब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले उसकी डिटेल्स। जो लास्ट डेट है विड्रॉल की उसके 4 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद जो देन विद इन 5 to 8 days of the last date of withdrawal, and then between 9 days from the last date of withdrawal till the last day of campaign which is 48 hours before polling। बेसिकली 3 बार मतलब इन्होंने बताया कि 3 बार इनको जो है अपनी डिटेल्स को पब्लिश करना पड़ेगा। और उसके बाद 48 आवर्स बिफोर पोलिंग, यानी जो भी आपका कैंपेन का लास्ट दिन होता है, जो पोलिंग से 48 घंटे पहले तक का होता है, तब तक आपको अपनी जो डिटेल्स है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो वोटर्स है जिनको वोट करना होगा उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि उनको अपनी चॉइसेस किस हिसाब से रखनी है, किनको वोट देना सही रहेगा उनके हिसाब से। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा कदम है कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं अगर वो पब्लिश करते हैं पूरी जेन्युइन इंफॉर्मेशन, तो हमें भी हेल्प मिलेगी कि हमें किस कैंडिडेट को वोट देना है और कौन सा कैंडिडेट बेटर रहेगा उस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, क्वेश्चंस ओवर FCRA नोट फॉर PM केयर्स। इससे बस 1-2 दिन पहले की न्यूज में मैंने FCRA को कवर किया था, फॉरेन
रेगुलेशन एक्ट जो आपका ये है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अभी मैंने जो न्यूज बताई थी कि गोल्डन टेम्पल को FCRA के तहत परमिशन मिल चुकी है 5 ईयर्स के लिए कि वो फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं, तो वो न्यूज भी 2-3 दिन पहले ही मैंने कवर की थी। यहाँ पे जो न्यूज है, आप लोगों ने PM केयर्स फंड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कोरोना के टाइम पे बनाई गई थी और यहाँ पे लोगों ने काफी डोनेशंस किया कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए। तो यहाँ पे अब क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने PM केयर्स फंड को FCRA जो एक्ट था उससे बाहर कर दिया, उससे एग्जेम्प्ट कर दिया है। हैज रिसीव्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल प्रोविजंस ऑफ द FCRA एक्ट 2010। अब यहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने इनको फॉरेन डोनेशंस के जो एक्ट है उससे तो उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन जो इसका प्री कंडीशंस था कि इसकी वजह से आप उसको बाहर कर सकते हो, वो प्री कंडीशन तो उन्होंने इसमें मतलब वो है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। प्री कंडीशन ये था कि कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश्ड या फिर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है या उनकी है और उनका अकाउंट जो है वो कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट होता है, उसी को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन ये PM केयर्स फंड में था ही नहीं ऐसा कुछ, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए क्या हुआ कि जनवरी 30, 2020 को एक ऑर्डर इशू किया गया जिसमें कहा गया, जिनकी लाइंस थी, टू एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, टू एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल एक्ट के तहत या फिर स्टेट एक्ट के तहत या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, और वो पूरी तरीके से ओन किया जाना चाहिए रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और उनका अकाउंट जो है वो कंपल्सरी यानी एकदम कंपल्सरी ऑडिट होना चाहिए कैग के द्वारा या कैग की कोई भी एजेंसी के द्वारा, उसको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो FCRA में। लेकिन PM केयर्स फंड डिबेटेबल इसीलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज तो इंफॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसको रजिस्टर किया गया। ये किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के थ्रू रजिस्टर नहीं किया गया, सेटअप नहीं किया गया है। इसका जो ऑडिट है वो कैग नहीं कर रही है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो इसका ऑडिट कर रही है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि कैग क्यों नहीं यहाँ पे ऑडिट कर रही है, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनाने की क्या जरूरत है। और जब RTI में इंफॉर्मेशन मांगी गई तो यही कहा गया कि RTI में इंफॉर्मेशन वही मांग सकते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं, और ये कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स है जिसकी वजह से PM केयर्स फंड जो है थोड़ा डिबेटेबल चल रहा है, क्योंकि जो रूल्स मतलब जो पहले ऑर्डर इश्यूज किए गए उसके अकॉर्डिंगली तो इसमें एक भी प्री कंडीशन मैच नहीं हुई, फिर भी इसको FCRA के तहत क्यों हटा दिया गया। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइड मतलब वापस से क्लैरिफिकेशन दिए गए कि उनके पास ये राइट्स हैं कि वो FCRA के तहत एग्जेम्प्ट कर सकती है उनको। तो आगे इसके ऊपर अगर कोई भी न्यूज आती है तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है फीस मस्ट फॉर फॉरेस्ट यूज माइंस मिनिस्ट्री टोल्ड। अब इस न्यूज में एक्चुअली क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसकी एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, जिसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो एक मैंडेटरी फीस देनी होती है, जो भी प्रोस्पेक्टर होता है जो भी जंगल में जाकर के किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, मतलब उसको उससे फॉरेस्ट को तो कोई यूज होने वाला नहीं है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर वहां पे डिगिंग करता है या कुछ भी करता है तो वहां पर उसको एक मैंडेटरी फीस देनी होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये रिक्वेस्ट है कि उस फीस को उनको मैंडेटरी ना करके हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की। अब देखते हैं, जैसे अगस्त 2020 में ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस उनकी द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग इन फॉरेस्ट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। मतलब मैं भी आपको बताऊंगी NPV के बारे में आगे जस्ट इसके बाद कि इससे इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अब देखते हैं आगे, क्योंकि उनका कहना था कि सिर्फ जितना भी हम जाते हैं वहां पे गड्ढा करते हैं जो भी करते हैं उसमें से सिर्फ 1% जो केस होता है वो माइनिंग में कन्वर्ट होता है, बाकी तो हम जस्ट खोजने के लिए देखने के लिए उसको करते हैं, बट उसमें से सिर्फ 1% ही होता है जो यूज हो पाता है माइनिंग के लिए। तो इसको देखते हुए जो NPV है उसकी जो पेमेंट है
उनको हटा देनी चाहिए, क्योंकि एक अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हो सकता है अगर आप कंसीडर करें, क्योंकि एनपीवी का पेमेंट करना 2% या 5% भी रेट के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज में बहुत डिले आता है। लेकिन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी, उनकी तरफ से मना कर दिया गया कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, ये इनका बनाया हुआ नहीं है, और उनके मैंडेट को रिफ्यूज करना या फिर हटाना ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। तो अब यहाँ पे जो एनपीवी आ रहा है बार बार, वो क्या है? तो देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज कॉल्ड इज मॉनेटरी अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू दैट इज लॉस्ट व्हेन अ पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन रेज्ड। मतलब जैसे कि ये जंगल है और यहाँ पे अगर आपने इतना हिस्से को काट दिया, पेड़ वेड़ काट दिए, साफ सफाई कर दी, जो भी अपने पर्पस के लिए, तो इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू डिसाइड की जाती है, मॉनेटरी टर्म डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और इस वैल्यू को वही लोग देते हैं जो यहाँ पे काम करने आए हैं। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? सर्विसेज और इकोलॉजिकल वैल्यू के बेसिस पे, और इनका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला होता है जिससे हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, और वो डिपेंड करता है लोकेशन, फॉरेस्ट का नेचर कैसा है, और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो वहां पे काम करने आई है उनका टाइप कैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी किया था कि ये पेएबल होगा, इसको पे करना पड़ेगा, और कौन करेगा? जो उस फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो ये न्यूज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लेट वर्चुअल कोर्ट स्टे लॉ पैनल। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपको पता है, जिससे आपको पता है कि अभी सारे के सारे मतलब कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें वर्चुअली चल रही है, यानी कि वीडियो कॉल्स के थ्रू मीटिंग्स लेना, वीडियो कॉल्स के थ्रू आधा से ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क वीडियो कॉल्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था लॉ एंड जस्टिस के ऊपर। उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन कह सकते हैं, उन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, रिपोर्ट दी है, और अभी तक पेंडेमिक के ऊपर रिपोर्ट देने वाली ये पहली पार्लियामेंट्री पैनल है। तो उसमें उन्होंने हमें बहुत सारी कुछ चीजें या कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किए हैं कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी कोर्ट्स में भी जो हियरिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं, वो ऑनलाइन चल रही है, वर्चुअल मीटिंग्स के तहत चल रही है। तो सबसे पहले जो उनकी रिपोर्ट है उसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ द वर्चुअल कोर्ट्स प्रोसीडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये रिपोर्ट का नाम है। उनमें इन्होंने ये कहा है कि ऐसे केसेस जिसमें जैसे चालान से रिलेटेड केसेस या छोटे छोटे ऑफेंस होते हैं, उनको हम रेगुलर कोर्ट से उठा करके वर्चुअल कोर्ट से भी हम लोग उनकी हियरिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो केसेस है ना हमारे पास इतने ज्यादा 30 मिलियन से ज्यादा जो केसेस पेंडिंग है, जिसमें बहुत सारे पेटी ऑफेंसेस भी हैं, उनके नंबर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रेगुलर कोर्ट से अच्छा रहेगा कि हम वर्चुअल कोर्ट की तरफ ध्यान दें। और इन्होंने बोला कि इट हैज सजेस्टेड दैट द फुल फ्लेज वर्चुअल कोर्ट शुड बी पायलटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अभी क्या होता है कि कोई भी चीज रिकमेंड करते हैं तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो लोगों ने अपोज किया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सबके पास पीसी लैपटॉप्स अवेलेबल हों। दूसरी चीज ये भी जरूरी नहीं है कि सबको उसको ऑपरेट करना आए। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए जो ज्यादा उठाए गए। उसके बाद ये भी कहा गया कि जब बहुत सारे लोग पीक आवर्स में एक साथ लॉगिन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो टेक्निकल ग्लिच का बहुत बड़ा खतरा है, और एक ग्लिच की वजह से पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स की गड़बड़ हो सकती है। तो ये पॉइंट दिया गया कि इतने सारे लोग लॉगिन करेंगे तो सिस्टम क्रैश होने के चांसेस वेरी हाई होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट्स क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड करेगा, तो यहाँ पे डाटा ब्रीच का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है कि जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर डाउट किया जा सकता है कि ये कितना कॉन्फिडेंशियल रहेगा, क्योंकि अभी इससे कुछ दिन पहले की न्यूज है कि यूएसए में ऐसा ही एक मतलब ऑनलाइन मीटिंग चल रहा था, प्रोसीडिंग चल रहा था, जहाँ पे हैकर्स ने उसको हैक कर लिया था। वो जूम के थ्रू मतलब उसका मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि डाटा ब्रीच होने का बहुत ज्यादा खतरा रह सकता है। जैसे इंडिया में अभी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जैसे वीडियो ये
3 चीजों का यूज किया जा रहा है इंडिया में। तो कमेटी ने यही रिकमेंड किया है कि वर्चुअल कोर्ट्स को हम लोग ला सकते हैं अगर हम लोग डेटा प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी जैसी जो कंसर्न है उसके ऊपर वर्क करें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे इसका खतरा बहुत कम रहे और इंडिया फिर वर्चुअल कोर्ट की तरफ प्रोसीड करे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो केसेस है उसका नंबर कम करना है तो हम वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही अच्छी है कि DPIIT के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें गुजरात जो है वो वापस से स्टार्टअप्स कैटेगरी में सबसे बेस्ट पाया गया है। Gujarat has again emerged as the best performer in developing startup ecosystem for budding entrepreneurs according to the ranking by Department for Promotion of Industry and International Trade। यानी कि एक इकोसिस्टम जो स्टार्टअप को चाहिए होता है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अगर उसको देखा जाए तो गुजरात स्टेट बहुत ही अच्छा है नए स्टार्टअप के लिए। गुजरात सबसे बेस्ट कैटेगराइज बेस्ट परफॉर्मर माना गया, जो सारे स्टेट की रैंकिंग्स थी उनको मिला के, और जो यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली में। टोटल इसमें 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गुजरात जो था वो हमारा विनर था। फ्राइडे को ये रैंकिंग रिलीज की गई और पीयूष गोयल जी ने बोला कि और प्रमोट करेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को। और इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो स्टार्टअप की फंडिंग है वो फंड ऑफ फंड्स के द्वारा सपोर्ट की जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे PSUs भी ऐसे हैं जो आगे आए हैं और स्टार्टअप को फंड करने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये न्यूज में आपको याद रखना है कि DPIIT जो है वो एक स्टार्टअप का रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया और उसमें गुजरात जो है वापस से बेस्ट परफॉर्मर की तरह निकला। इसमें टोटल 22 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और 3 यूनियन टेरिटरीज। सो आई होप आपको ये न्यूज अच्छी लगी होंगी और आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी शिकायत है या आपको कोई भी चीज पूछनी है या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।